देखो इंसान के जिस्म के अंदर दोस्तों 4 चीज़ें बेसिकली बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पर इंसान के जिस्म में जो चीज़ होती है वो है मिट्टी। दूसरे नंबर पर इंसान के जिस्म के अंदर होता है पानी। और तीसरे नंबर पर इंसान के जिस्म के अंदर होता है आग। और चौथे नंबर पर इंसान के जिस्म के अंदर होती है हवा। ठीक है, ये इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन 4 चीज़ों की बुनियाद पर इनको कहते हैं उनसुर। और जब इनको हम इखलात में कन्वर्ट करते हैं, खलतों में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बलगम, सफ़रा, सोदा और खून। इन सफ़रा, सोदा, बलगम और खून, इनके चारों चीज़ों के मिलने के बाद एक 5वीं चीज़ वजूद में आती है और उसको हम कहते हैं रूह। अब ये जो रूह है ये इन चारों 5 चीज़ों से मिलकर बनती है, लेकिन इनके इम्तिजाज की सूरत में वजूद में आई है। लेकिन एक दूसरी खासियत है इसकी, वजूद में तो इनकी बुनियाद पर ही आई है, लेकिन ये अल्लाह पाक की कुदरत है। लेकिन ये 5वीं चीज़ जो है, जो रूह है, ये इन चारों चीज़ों के ऊपर हाकिम भी है, जिसको हम मेडिकल साइंस की तरह से अगर कहें तो कुव्वत मुदाफ़ा। ये कुव्वत मुदाफ़ा क्या करती है, ये इन चारों चीज़ों को कंट्रोल में रखती है। जब ये कमज़ोर पड़ती है कुव्वत मुदाफ़ा, इसको अतिब्बा जो है हरारत अज़ीज़ी के नाम से भी ताबीर करते हैं, जब ये कमज़ोर पड़ती है तो इंसान में इन 4 चीज़ों में से जो चारों चीज़ें हैं, ये इनकी एक मकदार है, मकदार मतलूबा के अंदर होनी चाहिए, एक मुनासिब मकदार के अंदर होनी चाहिए। जब इनमें से कोई एक चीज़ घट या बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो उस सूरत में इंसान का जिस्म जो है खिलती तौर पर बीमार हो जाता है। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है। और क्योंकि ये चारों चीज़ें एक दूसरे की दुश्मन है, मिसाल के तौर पर आग और पानी एक साथ जमा नहीं हो सकते, मिट्टी, हवा और ये सब चारों की चारों चीज़ें जो है वो सारे एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक साथ जमा नहीं हो सकती। लेकिन इंसान के जिस्म के अंदर जितने भी हैवानात हैं, इनके अजसाम के अंदर अल्लाह पाक ने इनको अपनी कुदरत दिखाते हुए इन चारों लड़ने वाली चीज़ों को, चारों एक दूसरे की दुश्मन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया है। लेकिन ये एक जगह इकट्ठा इस तरह नहीं रहती, बल्कि ये इनमें जो है रात तो दिन तग़य्युर और तबद्दुल होता रहता है, एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ती रहती है। और वो जो कुव्वत मुदाफ़ा हमारी रूह है वो इनको कंट्रोल करती रहती है। लेकिन इनका जब हमारा खान पीन, मौसम और हालात के अतबार से ये चीज़ों में से कोई चीज़ ज़्यादा या कम होती है या कुदरती है, तो अगर कोई चीज़ जितनी हमारे एक इंसान के मिजाज के अंदर चाहिए, मिजाज मतलूबा से, मकदार मतलूबा से ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में हमारे जिस्म में पैदा होता है सुए मिजाज और हम होते हैं बीमार। तो अगर ये चीज़ें मकदार मतलूबा के अंदर हैं, एक मुतय्यन मकदार के अंदर हैं, तो इंसान का मिजाज जो है वो कहलाता है मोतदिल। अगर ये चारों चीज़ें बराबर मकदार के अंदर हैं, उसको हम कहेंगे मिजाज मोतदिल। मिजाज मोतदिल की 2 किस्में, एक मिजाज मोतदिल वो है जो इसको हम हकीकी कह सकते हैं, यानी चारों चीज़ें बराबर एतबार से जितनी चाहिए जिस्म के अंदर मौजूद हों, उसको हम कहेंगे मिजाज मोतदिल हकीकी। लेकिन अगर एक होता है मिजाज मोतदिल तभी। मिजाज मोतदिल तभी वो है कि एक इंसान है, उसके जिस्म के अंदर बलगम ज़्यादा है, लेकिन उस बलगम का उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो उसका मिजाज हो गया तभी। क्योंकि हकीकी एतबार से तो उतना चाहिए था जितना होना चाहिए, लेकिन वो उसके बाद थोड़ा बलगम ज़्यादा है या पानी उसके शरीर के अंदर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को बीमार महसूस नहीं कर रहा, तो ये उसका तभी मिजाज हो गया। तो जो खिलत इंसान के जिस्म के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर आग की ज़्यादती हो गई तो सफ़रावी मिजाज कहेंगे हम, अगर मिट्टी की ज़्यादा हो गई तो सुदावी मिजाज कहेंगे। इनमें से एक ना एक चीज़ इंसान के जिस्म के अंदर ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ इंसान के जिस्म में से हवा, पानी, मिट्टी या खून कह लीजिए आप, खून, सफ़रा, सोदा और बलगम, इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर ज़्यादा होती है इंसान के जिस्म के अंदर, तो इंसान के मिजाज को उसी की तरफ मंसूब किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई? आज आप इतना ही समझिए कि इंसान के जिस्म बना है वो 4 चीज़ों से बना है, उनको हम कहते हैं बलगम, खून, मिट्टी और पानी। जो पानी है इसको हम बलगम से ताबीर करते हैं, जो हवा है इसको हम खून से ताबीर कर सकते हैं, और जो सफ़रा है उसको हम आग से ताबीर करते हैं, और जो मतलब जो है वो मिट्टी है उसको हम सोदा कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनसे इंसान का मिजाज, जिनसे मिलकर इंसान का मतलब जो है शरीर बना है। और इनमें से जो चीज़ इंसान के जिस्म के अंदर ज़्यादा होगी, ज़्यादा तौर पर अगर बलगम ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे बलगमी मिजाज, अगर सफ़रा ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे सफ़रावी मिजाज, तो अगर खून ज़्यादा है इंसान की बॉडी के अंदर तो हम कहेंगे उसको ये खूनी मिजाज है, दमी मिजाज है। तो जो चीज़ की ज़्यादती होगी, जो सी खिलत इंसान के शरीर के अंदर ज़्यादा होगी, हम उसी की तरफ इंसान के जो जिस्म है उसके मिजाज को क्या करेंगे, वो करेंगे मंसूब करेंगे। ओके, तो ये हो गया आज का सबक। इन जिस तरह से ये चारों चीज़ें हैं इनका मिजाज है। मिसाल के तौर पर जो आग है वो गर्म और खुश्क होती है, ठीक है। जो पानी है वो सर्द और तर होता है,
اور جو بلغم، اس کو ہم بلغم بھی کہہ سکتے ہیں، بلغم جو ہے وہ سرد اور تر ہوتا ہے، جو خون ہے وہ گرم اور تر ہوتا ہے، اور جو مٹی ہے یہ سرد اور خشک ہوتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں آپ کی، مٹی کا مزاج کیا ہے؟ گرم اور سرد اور خشک، اور صفرا کا مزاج ہے گرم اور خشک، بلغم کا مزاج ہے سرد اور تر، اور ہوا کا، خون کا مزاج ہے گرم اور تر۔ لہٰذا جس انسان کے جسم میں جو سی خلق زیادہ ہوگی اس کا مزاج جو ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہوگا اور اس میں وہی اثر پایا جائے گا۔ مثال طور پر اگر کسی انسان کے جسم میں بلغم زیادہ ہے تو اس کا مزاج، اس کا باڈی کا جو تاپمان ہوگا، اس کا جو مزاج ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سرد اور تر ہوگا۔ لہٰذا جو بلغمی مزاج آدمی ہے وہ سرد اور تر ہوگا۔ جب ہمیں اس کا علاج کرنا ہوگا تو ہم نے اس کو دوائی دینی ہے گرم اور خشک، بیسکلی ہو گیا۔ ایسے جس انسان کے جسم کے اندر صفرا زیادہ ہے تو اس کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک ہوگا۔ جس کا مزاج، جس انسان کا جسم گرم اور خشک ہے اس کو ہم نے دوائی دینی ہے گرم اور تر، لہٰذا وہ اس کا صفرا کا علاج ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم ضد میں علاج کرتے ہیں۔ یہ ان کے مزاج ہیں۔ آگے کل کی ویڈیو میں ہم اس کو بہت تفصیل سے آپ کو بتانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ یہ 2-3 مقدمے ہیں، جو 2-3 ویڈیو ہم نے مزاج پہ بنائی ہیں، ان کو آپ یاد کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ تھوڑا ٹف ہے، اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے یونانی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ آگے ہم آپ کو دوائیوں کے مزاج بتانے والے ہیں۔ مثال طور پر ہم آپ کو بتائیں گے مہندی کا کیا مزاج ہے، اور مہندی کون کون سی بیماریوں میں کام آ سکتی ہے۔ تو آپ کو پورے نسخے بڑے بڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی آپ مہندی لا کے بھی وہ اپنی مزاج کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ایسے ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کی مطلب جو ہے کیسر ہے اس کا اپنا کیا مزاج ہے، زعفران کا، تو آپ کو زعفران یوز کرنے کا ایک طریقہ پتہ لگا، کون لوگ یوز کر سکتے ہیں، کون لوگ یوز نہیں کر سکتے۔ یہ ہم آپ کو ایسے تھوڑ میں دیں گے، جیسے ایلوپیتھک میں اینٹی بائیوٹک ہوتے ہیں، ایسے اس کے اندر بھی مطلب جو ہے مزاج کو اگر آپ نے معلوم کر لیا، جان لیا، تو پھر آپ کے لیے یونانی طب، آیورویدک اور کیا نام ہے نیچروپیتھی کے اینٹی بائیوٹک نسخے اور اینٹی بائیوٹک چیزیں بنانے میں بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، آپ اس کو یاد کیجیے۔